बच्चों ये प्रश्न 9 है, प्रश्न संग्रह 2.6 का। सवाल में देखिए क्या कहा गया है कि संख्या 460 में किसी प्राकृत संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल भाजक संख्या के 5 गुने से 6 अधिक तथा शेषफल 1 आता हो तो भागफल और भाजक यहाँ पर कितना होगा ये पूछा गया है। पहले इसके लिए आपको सवाल ढंग से समझना होगा कि यहाँ पर भाग किसके द्वारा दिया जा रहा है। पहले तो आपको पता है भाजक कौन होता है। भाजक वह होता है जिसके द्वारा भाग की प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि यहाँ सवाल में क्या बताया गया है कि 460 को किसी प्राकृत संख्या से भाग देने की बात यहाँ पर हो रही है, तो वो प्राकृत संख्या को हम मानेंगे x, क्योंकि हमें नहीं पता वो प्राकृत संख्या कितनी है, तो हम उस प्राकृत संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है ना। तो ये जो 460 होता है इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और बाहर की ओर जो हमने प्राकृत संख्या x मानी जिसके द्वारा ये भाग की क्रिया होने वाली है, इसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है। और जब ये भाजन की क्रिया होती है तो जो भी उत्तर के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं ना। और जो अंत में जो शेष यहाँ पर बच रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। सवाल में ऐसा बताया गया है कि शेषफल कितना बच रहा है बच्चों, 1 बच रहा है। इसके अलावा सवाल में एक चीज़ और कही गई है कि जो भागफल है, जो भी भागफल यहाँ प्राप्त हो रहा है वो भागफल भाजक संख्या के 5 गुने से 6 ज़्यादा है। भागफल भाजक संख्या के 5 गुने से 6 ज़्यादा है, ऐसा बताया गया है। यानी बच्चों भागफल कितना है, अगर भाजक x है, भाजक किसको बोलते हैं, जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है, तो भाजक अगर x है तो भागफल कितना है, सवाल की कंडीशन के हिसाब से भागफल कितना होगा, भाजक के यानी x के 5 गुने से 6 अधिक है भागफल। तो भागफल इतना है बच्चों, 5x धन 6, इतना है भागफल। शेषफल क्या है, 1 है। भाज्य कितना है, 460 है। भाजक कौन है यहाँ पर, x है। तो आपको सब समझ में आ गया यहाँ पर क्या है भागफल, क्या है भाज्य, क्या है भाजक और क्या है शेषफल। ठीक है ना। अब हमें सूत्र पता है, हमें क्या सूत्र मालूम है कि भाज्य जो है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये फॉर्मूला आपने देखा है, तो इस फॉर्मूले को लेकर हम ये सवाल अब हल करेंगे। ठीक है। इस सूत्र में हमें सभी पदों का मान रखना होगा। भाज्य का मान, भाज्य कौन है यहाँ पर, जब मैंने आपको भाग देकर दिखाया था तो भाज्य कौन था बच्चों, 460 था, जिसे भाग दिया जा रहा है 460 था। और भाजक कौन है, x है। भागफल क्या है, 5x धन 6 हमने कैलकुलेट किया था, जैसा कि सवाल में बताया गया था। भागफल जो है वो भाजक के 5 गुने से 6 अधिक है, ऐसा सवाल में बताया गया था। इसलिए भागफल हमारा यहाँ पर कितना बना, 5x धन 6 बना। यदि आप भूल गए हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। तो हमारा भाज्य कितना है, 460। भाजक कौन था यहाँ पर, x था। भागफल अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की जो शर्त थी उसके आधार पर 5x धन 6 बना था। और शेषफल सवाल में बताया गया है 1 है। ठीक है। उसी आधार पर हम इस सूत्र में मान रखेंगे, यानी कि 460 बराबर x गुणे 5x धन 6 धन 1, इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसे हल करेंगे बच्चों। देखिए किस तरह से हल करना है। वर्ग समीकरण अभी हमें प्राप्त होगा हल करने पर। x का गुणा जब 5x के साथ होता है तो देखिए क्या आता है, 5x का वर्ग, 5 गुणे x का वर्ग ये प्राप्त होता है। फिर 6 और x का गुणा होने पर धन 6x, और बाहर की ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है, धन 1 दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में 460 जो है बरकरार है। अब हम आगे कैसे हल करेंगे, सभी पदों का पक्षांतरण यहाँ पर राइट हैंड साइड से हमें लेफ्ट हैंड साइड करना होगा। जैसे कि 5 गुणे x का जो वर्ग है
ये पक्षांतरित होने के बाद ऋण 5 गुणे x का वर्ग बन जाएगा। धन 6x जो है पक्षांतरित होने के बाद ऋण 6x, धन 1 का पक्षांतरण होने के बाद ऋण 1 और 460 जो पहले से लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है जिसका पक्षांतरण नहीं होना है तो वो प्लस 460 ही रहेगा, यानी कि धन 460 ही रहेगा, उसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि सभी पद लेफ्ट हैंड साइड आ चुके हैं। राइट हैंड साइड में फिर 0 बचेगा। अब आगे क्या होगा, ऋण 5 गुणे x का वर्ग ऋण 6x, देखिए सेम है। ऋण 1 धन 460, जब इसका हम हल करेंगे तो हमें प्लस 459 यानी कि धन 459 ये प्राप्त होगा इस तरह से, और ये समीकरण बना। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो नेगेटिव पद है, यानी -5x² है, -6x है और प्लस 459 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, ऋण 1 से। ऋण 1 से गुणा करने पर क्या होगा, ऋण 5 गुणे x का जो वर्ग है वो धन 5 गुणे x का वर्ग बन जाएगा। ऋण 6x जो है वो धन 6x बन जाएगा और धन 459 है वो बन जाएगा ऋण 459। और 0 का गुणा जब आप ऋण 1 से करेंगे, क्योंकि जब मैंने कहा दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा करना है तो 0 में भी ऋण 1 का गुणा होगा, जिससे ये 0 होता है। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो आंसर कितना होता है बच्चों, 0 ही होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर 0 है। अब हमें इसे नॉर्मल वर्ग समीकरण की तरह हल करना है। यहाँ पर -459 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे, ठीक है। तो -459 का गुणा 5 के साथ होगा। इसकी वजह से हमें गुणनफल के रूप में देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर गुणनखंडों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए किस तरह से, -459 को 2 गुणनखंडों में बांटा गया है जो कि है 9 × 51। 459 को 2 खंडों में बांटा गया है, 9 × 51 इन 2 खंडों में बांटा गया है, दिख रहा है आपको इसे। और ये जो गुणे 5 हैं ये यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, 9 और 5 का यहाँ पर गुणा कर दिया गया है, यानी कि 45 और 51। आपको मैंने कहा था कि यदि आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी 459 के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं और उस आधार पर 2 पद जो हैं यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि किन 2 पदों का गुणा करने पर हमें 459 × -5 का गुणनफल 459 × 5 का गुणनफल प्राप्त होगा और किन 2 पदों को जोड़ने पर हमें 6x इतना प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वो संख्याएं जो हैं वो हैं इस प्रकार से, ऋण 45 और धन 51। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ऋण 45 और धन 51। जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें वही गुणनफल प्राप्त होता है जो -459 × 5 के इक्वल के बराबर होता है। और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें धन 6x इतना प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर बीच वाला जो मध्य पद है यानी धन 6x, इसे हम 2 पदों में बांटेंगे, धन 51x ऋण 45x इसमें बांटेंगे, क्योंकि हमें वो 2 संख्याएं कौन सी मिली, धन 51 और ऋण 45 मिली। इस तरह से हमने किया। अब अगला काम हमें क्या करना है, पेयरिंग करनी है ना। तो पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करके सामान्य पद को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए x और x कॉमन है, इसलिए x बाहर कॉमन। यहाँ पर 9 कॉमन आ रहा है क्योंकि 9 × 5 = 45 होता है और 9 51 बार में 459 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, -9 को कॉमन निकाला गया है, तो अंदर क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है तो अंदर यहाँ पर बचेगा 5x + 51 ये बचेगा।
तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 5x + 51 है, यहाँ पर भी 5x + 51 है, तो हम इसका एक कोष्ठक तैयार कर लेंगे और बाहरी पदों का भी दूसरा एक कोष्ठक तैयार होगा, यानी कि x - 9 का। इस तरह से हुआ। अब हम दोनों ही कोष्ठकों को अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 5x + 51 = 0, x - 9 = 0। यहाँ पर +51 का पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ, जिससे बन जाएगा -51। x बराबर होगा -51/5 और यहाँ पर x बराबर होगा 9, क्योंकि x बच्चों हमने किसे माना था, आपको ध्यान होगा कि x हमने भाजक को माना था और प्रश्नानुसार भाजक के लिए क्या कंडीशन बताई गई थी कि भाजक एक प्राकृत संख्या है। भाजक एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि 460 में किसी प्राकृत संख्या से भाग दिया जा रहा था, यानी कि भाजक यहाँ पर कैसी संख्या थी, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या आपको मालूम है ना, धन 1 से शुरू होती है, यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 2 मान प्राप्त हो गए x के, एक है ऋण 51/5 और दूसरा मान हमें प्राप्त हुआ है धन 9। तो ऋण 51/5 जो है वो अमान्य होगा, क्योंकि ऋण 51/5 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो x का मान ऋण 51/5 नहीं होगा, x का मान 9 होगा। तो भाजक जो है x, उसका मान जो है हमें प्राप्त हो गया है 9। लेकिन सवाल में हमें भाजक और भागफल दोनों का मान पूछा गया है। भागफल जो है, जब हमने प्रश्नानुसार उसका समीकरण तैयार किया था तो वो कितना था, 5x धन 6 था। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 9, जो कि अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है। 5 × 9 धन 6, इसे हल करने पर 45 धन 6, जो कि योगफल होगा 51, यानी कि 51, ठीक है। तो हमें भागफल प्राप्त हो गया है 51 और भाजक हमें कितना मिला है, 9, ठीक है। भाजक कितना मिला है, 9। इस तरह से हमें दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं जो सवाल में अपेक्षित थे।